आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग जानेंगे कि अमेरिकन और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट होती है उस चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है अमेरिकन और मॉडर्न अप्रोच। क्या है? According to this approach, there are 5 types of accounts. ओके इस अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स के कितने टाइप्स हो गए? 5। पहला क्या है? एसेट्स अकाउंट। सेकंड है एक्सपेंसेस अकाउंट। थर्ड लायबिलिटीज अकाउंट। फोर्थ इनकम और रेवेन्यू अकाउंट। एंड फिफ्थ कैपिटल अकाउंट। ओके क्या है? कह रहा है कि मॉडर्न और अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग हमें आज जानना है कि अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके से है। सो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। हम लोगों ने जाना ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स के 3 टाइप्स होते हैं, लेकिन मॉडर्न और अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग जो है अकाउंट्स 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब जो है आप कहीं देखिएगा तो कभी कभी किसी ऑथर के द्वारा या किसी बुक में आपको मिलेगा कि अकाउंट्स जो 6 टाइप के बताया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो अमेरिकन और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जो है अकाउंट्स कहीं पे आप देखिएगा तो 6 टाइप्स का होगा, जिसमें छठा होगा ड्राइंग्स अकाउंट। ओके, और कहीं आप देखिएगा कि 4 तरह का ही अकाउंट्स बताया जाएगा, जिसमें आपको 5वां और छठा नहीं होगा, सिर्फ इतना ही होगा। तो अब किसको सही माना जाए, किसे सही माना जाए, ये सवाल उठता है। तो जहां आप 6 टाइप्स के अकाउंट्स देख रहे हैं जिस बुक में या जिस ऑथर के द्वारा लिखा गया या कोई भी बताते हैं वो भी सही है। अगर जो 4 तरह के अकाउंट्स को बता रहे हैं वो भी सही है, तो क्या कारण है कि ऐसा कहा जाता है? तो वो इसलिए कि जो कैपिटल और ड्राइंग्स अकाउंट होते हैं दोनों प्रोप्राइटर्स के अकाउंट होते हैं, है ना। मैंने बताया था ना कि प्रोप्राइटर्स के नाम को जो रिप्रेजेंट करता है, प्रोप्राइटर्स को जो रिप्रेजेंट करता है उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं, जिसका एग्जांपल था कैपिटल और ड्राइंग्स। ठीक है, तो ये कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों क्या है? दोनों प्रोप्राइटर के अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हम लोग दोनों के लिए अलग अलग अकाउंट ना खोल के हम लोग सीधे कैपिटल अकाउंट में दिखा सकते हैं। जब भी बिजनेस का प्रोप्राइटर में कैपिटल बढ़ेगा, मतलब लगाया जाएगा तो बढ़ा देंगे, और जब विड्रॉ होगा तो उसे घटा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा क्या कि हम लोग दोनों के बदले एक साथ लिख सकते हैं, और कहीं कहीं पे दोनों के लिए अलग अकाउंट खोला जाता है, ड्राइंग्स अकाउंट या विड्रॉवल अकाउंट, कोई भी है। तो इसलिए हम लोग अगर 6 टाइप का भी है तो वो भी सही है, अगर 5 टाइप्स का दिखाया गया है तो वो भी सही है। ठीक है, अब है कि 4 तरह के अकाउंट्स को दिखाने का क्या कारण होता है? तो कैपिटल जो होता है वो कैपिटल इंटरनल लायबिलिटीज़ होता है बिजनेस का, है ना। कैपिटल क्या है? कैपिटल बिजनेस का इंटरनल लायबिलिटीज़ होता है। इंटरनल लायबिलिटी समझते हैं? जैसे इंटरनल लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि सपोज कि आपको 1000 रुपये की ज़रूरत थी, आपने अपने पड़ोस में किसी दोस्त से बोला कि भाई मुझे 1000 रुपया दे दो। उसने बोला भाई 1000 रुपया तो नहीं है, मेरे पास 500 है। उसने आपको 500 रुपये उधार दे दिया। अब है कि 500 तो और आपको चाहिए, तो आपने अपने छोटे भाई से 500 रुपया मांग लिया कि दे दो, कुछ दिन के बाद लौटा दूँगा। अब आपको आपके काम हो गया, तो यहाँ पे आपके ऊपर लायबिलिटी कितने का है? 1000, लेकिन 2 अलग अलग लोगों का। ठीक है, एक आपके दोस्त का और दूसरा अपने भाई का। आपका काम हो गया, थोड़े दिन बाद आपके पास 500 रुपये आ गया।
ठीक है। थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, आपके पास 500 रुपये आ गया। आप किसको पहले रिटर्न करोगे? पहले दोस्त को, ठीक है। पहले आप रिटर्न करोगे किसे? अपने दोस्त को। क्यों? दोस्त बाहरी लोग हैं, ठीक है। वो छोटे भाई से जो लिए वो घर की बात है, उसको बाद में भी देंगे तो चलेगा, लेकिन दोस्त को जो टाइम दिए है उसे देना पहले जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो आउटसाइडर है, और जो आपका भाई ने आपको 500 रुपया दिया वो लायबिलिटी इनसाइडर है, ठीक है। तो उसी तरीके से बिजनेस में, जब बिजनेस का प्रोप्राइटर, बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, और बिजनेस के प्रोप्राइटर जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, मतलब एक तरह से वो बिजनेस को कर्ज दे रहे हैं। लेकिन अगर मान लो कि बिजनेस ने क्या किया है कि किसी से उधार सामान खरीदा है, बिजनेस के अंदर में किसी से उधार सामान खरीदा गया, तो वो क्या करेगा? जब पैसे आएंगे तो पहले उधार जो गुड्स खरीदा गया था उसको पैसा वापस करेंगे कि प्रोप्राइटर अपना प्रॉफिट लेके जाएगा? पहले जो उधार खरीदा गया था उसको वापस किया जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पैसे प्रोप्राइटर ने उधार खरीदे थे, गुड्स जो खरीदे थे, और उसके लिए जो पैसे रिटर्न करने हैं वो आउटसाइडर हो गया, और जो प्रोप्राइटर ने बिजनेस में लगाया वो इनसाइडर हो गया, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा कि इसी तरीके से यहाँ भी वही सेम चीज़ है। यहाँ ये क्या है? हमारा आउटसाइडर यानी प्रोप्राइटर का फंड है, यानी कि ये क्या हो गया? ये है हमारा प्रोप्राइटर से रिलेटेड, लेकिन कभी कभी इसको भी लाइबिलिटीज़ के अंदर ही शो कर दिया जाता है। और जब हम लोग इसको लाइबिलिटी के अंदर शो कर देंगे तो इसे अलग से 5th हमारा जो कैपिटल अकाउंट है दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब है कि तीनों में बेहतर क्या होगा समझना। तो तीनों में बेहतर ये होगा समझना कि आप अकाउंट्स को 5 तरीके से याद रखो, ठीक है। पहला हो गया एसेट्स अकाउंट, दूसरा हो गया एक्सपेंसेस अकाउंट, तीसरा हो गया लाइबिलिटीज़ अकाउंट, फोर्थ इनकम और रेवेन्यू, सिर्फ इनकम अकाउंट भी कहा जा सकता है, और फिफ्थ है कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये 5 टाइप्स का है, यहाँ नोट कीजिए। फिर उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 जानेंगे कि एसेट्स अकाउंट क्या होता है, एक्सपेंस अकाउंट क्या होता है, लाइबिलिटीज़ अकाउंट क्या होता है, इनकम क्या होता है और कैपिटल क्या होता है। अब हम लोग 1 बाय 1 जानेंगे कि एसेट्स अकाउंट क्या है, एक्सपेंसेस अकाउंट क्या है, लाइबिलिटीज अकाउंट क्या है। सबसे पहले बात करेंगे एसेट्स अकाउंट। ओके, क्या है एसेट्स अकाउंट? तो कहा जा रहा है एसेट्स अकाउंट includes all tangible and intangible valuable things which are used for trading purpose। क्या कहा जा रहा है, क्या है? तो एसेट्स अकाउंट्स इंक्लूड्स ऑल टैंजिबल और इनटैंजिबल वैल्यूएबल थिंग्स विच आर यूज्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस। यानी कि हमारे बिजनेस के अंदर में क्या है, हमारे बिजनेस के अंदर में जितने भी टैंजिबल और इनटैंजिबल थिंग्स हैं, टैंजिबल और इनटैंजिबल का मतलब हम लोग जानते हैं। टैंजिबल मतलब हो गया जिसको हम लोग देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। हम इनटैंजिबल का मतलब होता है जिसको हम देख या छू नहीं सकते बट फील कर सकते हो। तो जितने भी हमारे बिजनेस के अंदर में जितने भी टैंजिबल और इनटैंजिबल थिंग्स हैं, ठीक है, और वो वैल्यूएबल है, और क्या है, और वो वैल्यूएबल है। इसका मतलब कि उसकी कोई वैल्यू है, उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है, ठीक है।
जैसे ये चौक, तो इसकी कोई वैल्यू है? हाँ बिल्कुल वैल्यू है, इसको खरीद के लाया गया तो कोई ना कोई तो वैल्यू है ही। अब ये जो टेबल, कुर्सी, बोर्ड्स, ये सारे चीज़ है, ये सब क्या है? टैंजिबल थिंग्स है और ये वैल्यूएबल है, इसकी कुछ ना कुछ कीमत है। बट कुछ ऐसे भी बिजनेस में होते हैं चीज़ें जिसकी टैंजिबल तो होते हैं लेकिन वो वैल्यूलेस होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ डस्ट है, सपोज यहाँ पे एक ईंट रखा हुआ है, उसका कोई काम नहीं है बिजनेस के अंदर में, तो वो तो है, एक ढेला है यहाँ पे, एक पत्थर है, वो क्या है? वो है बिजनेस के अंदर में, कहीं पे रखा हुआ है बट वो वैल्यूलेस है, उसको खरीद के नहीं लाया गया, कहीं से आ गया, ठीक है। एक कागज़ उड़ के आ गया, तो वो क्या है? थिंग्स है, टैंजिबल है बट वैल्यूलेस है बिजनेस के लिए। तो क्या कहा जा रहा है? एसेट्स अकाउंट हम किससे कहेंगे? वेरी सिंपल, एसेट्स अकाउंट इंक्लूड्स ऑल टैंजिबल और इनटैंजिबल थिंग्स। वो सभी टैंजिबल और इनटैंजिबल वैल्यूएबल थिंग्स को कहेंगे विच आर यूज्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस, जिसका यूज़ ट्रेडिंग पर्पस के लिए किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती है बिज़नेस में जिसका इस्तेमाल हम बिज़नेस के ट्रेडिंग पर्पस के लिए करते हैं। जैसे फर्नीचर, बिज़नेस के अंदर में जो फर्नीचर होता है उसका इस्तेमाल क्या होता है? बिज़नेस को चलाने के लिए, यानी बिज़नेस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए, बिज़नेस के लिए किया जाता है, तो वो क्या है? बिज़नेस का एसेट्स है। मशीनरी भी क्या है? बिज़नेस का एसेट्स है, ठीक है। स्टॉक, ये भी क्या है? बिज़नेस के अंदर में बिज़नेस का एसेट्स है, ठीक है। तो हाँ, बिज़नेस के अंदर में एसेट्स है ना, ओके। तो जितने भी वैल्यूएबल थिंग्स है और इनटैंजिबल भी अगर वैल्यूएबल थिंग्स है, वो बिज़नेस का क्या है? एसेट्स है। और वैसे अकाउंट को हम क्या कहेंगे? एसेट्स अकाउंट कहेंगे। लाइक और कुछ एग्जांपल और ले लिया जाए। गुडविल क्या है? गुडविल भी बिजनेस का क्या हो गया? एसेट्स है। उसके बाद क्या हो गया? ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, ओके। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिया जिसमें फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक यानी कि गुड्स, ये सब टैंजिबल वैल्यूएबल थिंग्स है, यानी टैंजिबल है, वैल्यूएबल है और ट्रेडिंग पर्पस में इसका यूज होता है, बिज़नेस को चलाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, बिज़नेस के अंदर में इसका उपयोग होता है। सेकेंड, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, ये सारे भी क्या है? ये सारे भी एसेट्स हैं। क्यों भाई? तो ये इनटैंजिबल है लेकिन ये वैल्यूएबल है। ये वैल्यूएबल कैसे है? तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब इन टर्म्स ऑफ मनी मेज़र किया जा सकता है और ये कन्वर्ट भी किया जा सकता है मनी के अंदर में। तो ये क्या है? और ये बिज़नेस के पर्पस के लिए यूज़फुल होता है, बिज़नेस के लिए यूज़फुल होता है और बिज़नेस में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये क्या हो गए? ये टैंजिबल और इनटैंजिबल वैल्यूएबल थिंग्स हो गए जो कि बिज़नेस में यूज किए जाते हैं, इसलिए ये बिज़नेस का एसेट है। क्लियर है? ओके, ये था पहला एसेट अकाउंट। दूसरा एक्सपेंसेस अकाउंट। एक्सपेंसेस अकाउंट क्या है? एक्सपेंसेस अकाउंट includes all those payment which are done for ट्रेडिंग पर्पस। फाइन, क्या बोला जा रहा है? क्या है एक्सपेंसेस अकाउंट? सो एक्सपेंसेस अकाउंट इंक्लूड्स ऑल दोज पेमेंट्स विच आर डन फॉर सोशल पर्पस, ट्रेडिंग पर्पस। क्या है? वे सारे पेमेंट्स
ऑल दोज पेमेंट्स, व्हाट इज दिस, ऑल दोज पेमेंट्स। क्या है एक्सपेंसेस अकाउंट? एक्सपेंसेस अकाउंट इंक्लूड्स ऑल दोज पेमेंट्स, वे सभी भुगतान, वो सभी पेमेंट्स, वो सारे भुगतान, वे सारे पेमेंट्स विच आर डन फॉर ट्रेडिंग पर्पस, जो कि बिजनेस के काम के लिए किए जाते हैं। वे सारे भुगतान जो कि बिजनेस के काम के लिए किए जाते हैं उसे हम एक्सपेंसेस अकाउंट कहते हैं। अब क्या है भाई, किस तरीके के भुगतान को बिजनेस के लिए किए जाते हैं, तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, जैसे एक सीरियल आता है सोनी सब टीवी पर, काफ़ी पॉपुलर सीरियल है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, है ना। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सब लोग देखते हैं। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आपने देखा होगा कि एक जेठालाल नाम का कैरेक्टर है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, और उसके दुकान में दो लोग काम करते हैं जिसका नाम है नट्टू काका और बागा, ठीक है, और उनकी पत्नी का नाम है दया। तो हुआ क्या कि जेठालाल घर से दुकान के लिए आ रहा था, ठीक है, या फिर दुकान से घर के लिए जा रहा था, तो नट्टू काका का फ़ोन आया रास्ते में। नट्टू काका ने बोला, सेठ जी आप घर जाते हुए एक डायरी खरीद लीजिएगा, क्योंकि वो हिसाब किताब करने वाली जो डायरी है वो ख़त्म हो गई है। तो जेठालाल ने बोला ठीक है। तभी उसकी पत्नी दया भाभी जो है उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि आते समय जो है कुछ सब्जी लेके आने के लिए, घर के लिए लेते आने के लिए। ओके, जेठालाल मार्केट में आया, दुकान से गाड़ी से उतरा, उसने दो काम किए। उसने एक डायरी ख़रीदा 100 रुपये का, ठीक है, और 100 रुपये का सब्जी खरीद लिया। 100 रुपये का उसने क्या किया, डायरी खरीदा, और 100 रुपये का सब्जी खरीदा। अब ये बताओ कि ये दोनों ही क्या है, एक्सपेंस है, दोनों खर्च है ना, ये भी एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस। लेकिन इसमें से बिजनेस पर्पस के लिए कौन सा है? जो डायरी खरीदा गया उस डायरी का प्रयोग कहाँ होगा, बिजनेस में। यानी कि ये जो डायरी पे जो 100 रुपये खर्च किया गया है ये ट्रेडिंग पर्पस के लिए किया गया, तो इसे हम एक्सपेंसेस अकाउंट के अंदर में दिखाएंगे। यानी कि ये क्या हो गया, ये एक्सपेंस हो गया, और इसे एक्सपेंसेस अकाउंट के अंदर में रखा जाएगा। लेकिन जो आपने सब्जी खरीदने के लिए जेठालाल ने 100 रुपया खर्च किया, वो क्या होगा, वो अपने पर्सनल काम के लिए किया, तो वो भी खर्च है, लेकिन वो खर्च बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, इसलिए उसे एक्सपेंसेस अकाउंट के अंदर में नहीं दिखाएंगे, उसे हम ड्राइंग्स के अंदर में दिखाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से एक्सपेंसेस अकाउंट का मतलब आप समझ चुके होंगे कि एक्सपेंसेस अकाउंट का मतलब क्या होता है। ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर डन for the trading purpose is called expenses account. For example, salary paid, rent paid, commission paid, डिस्काउंट अलाउड। ओके, ये सारे जो एग्जाम्पल है ये किसके लिए है, एक्सपेंसेस अकाउंट के लिए। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे करेंगे। हम लोगों ने एसेट्स अकाउंट जान लिया क्या होता है, एक्सपेंसेस अकाउंट जान लिया। अब जो है इसके बाद है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज अकाउंट क्या है? लायबिलिटीज अकाउंट इट refers to all types of financial obligation of the business। क्या बोला जा रहा है
क्या है लाइबिलिटीज अकाउंट? तो लाइबिलिटीज अकाउंट कहा है कि लाइबिलिटीज अकाउंट रिफर्स टू ऑल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दायित्व, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हो गया कि पैसों से संबंधित जिम्मेदारियाँ, ये दायित्व। तो कह रहा है कि जो लाइबिलिटीज है वो क्या है? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है। बिजनेस के हर तरह के फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को क्या कहा जाता है? लाइबिलिटीज कहा जाता है। जैसे कि अगर आपको अपने छोटे भाई को एग्ज़ाम के लिए पढ़ाना है, तैयार कराना है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट क्या ये पैसों से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं। और आपको अपने दोस्त को 500 रुपये वापस करने हैं, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पैसों से रिलेटेड है? हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पैसों से रिलेटेड होती है, दायित्व तो पैसों से रिलेटेड होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लाइबिलिटी। उसे क्या कहेंगे? लाइबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, क्या है? तो जैसे क्रेडिटर्स, अब यहाँ पे 1 बाय 1 करके जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। क्रेडिटर्स का मतलब क्या है? तो क्रेडिटर्स का मतलब होता है कि जब हम किसी से उधार सामान खरीदते हैं, जब भी बिजनेस के अंदर में उधार गुड्स खरीदा जाता है, तो जिस भी बिजनेस से या जिस भी पर्सन से उधार गुड्स परचेज किया जा रहा है, जब तक उसके पैसे हम लौटा ना दें, तब तक वो हमारे लिए क्या होगा? क्रेडिटर्स कहलाएगा। तब तक के लिए वो हमारे लिए क्रेडिटर्स कहलाएगा। और चूँकि उससे पैसे रिटर्न करना हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसलिए ये लाइबिलिटी है। ओके। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल भी क्या है कि जब भी एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस से उधार गुड्स परचेज करता है, तो उसके ऊपर बिल लिखा जाता है। उस पर एक बिल तैयार होता है जिसकी एक कॉपी पैसे लेने वाले के पास होती है और एक कॉपी पैसे देने वाले के पास होती है। तो पैसे देने वाले, यानी अगर हम लोगों ने परचेज किया है तो हम लोग को क्या करना है? पैसे देना है, रिटर्न उसे वापस करनी है। ये हमारी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे? पैसों से रिलेटेड। इसका मतलब क्या हुआ? बिल्स पेबल भी लाइबिलिटीज है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह की फैसिलिटीज़ जो कि करेंट अकाउंट होल्डर को दिया जाता है। जब करेंट अकाउंट हम लोग ओपन करवाते हैं अपने बिजनेस का बैंक में, तो उसमें ये करेंट बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है। उसमें जैसे आपके अकाउंट में 10,000 बैलेंस है और आपका बैंक के साथ ट्रांजैक्शन अच्छा है और रिलेशन अच्छा है, तो आपने क्या किया कि 12,000 आपने क्या किया कि 12,000 का चेक किसी को दे दिया, तो बैंक उस पर्सन को रिटर्न नहीं करेगी कि चेक नहीं, आपका चेक बाउंस नहीं होगा, बल्कि बैंक क्या करेगी कि 12,000 उसे कैश दे देगी। अब अकाउंट में आपका 10,000 ही था, तो 2,000 आपका क्या चला गया? माइनस में चला गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसे कहते हैं हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। और इसकी ये आपके लिए एक प्रकार की लाइबिलिटी है कि आप जल्दी से जल्दी ये 2,000 रुपये जमा करके अपने अकाउंट को मेंटेन कर लो और इस पर जो चार्जेस होते हैं वो पे कर दो। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी बिजनेस में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि पैसों से रिलेटेड है, तो ये भी लाइबिलिटीज है। नेक्स्ट इज द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज।
और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ, बिजनेस के अंदर में आपने किसी से काम लिया, किसी से भी, जैसे आपने एम्प्लॉय से वर्क करा लिया, आपने किसी लेबर से काम कराया, लेकिन अभी उसको पेमेंट आप नहीं किए, यानी मतलब काम करा लिए लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको पैसे दें, है ना। तो ये पैसे जब तक नहीं दे देते हैं तब तक के लिए ये क्या है, ड्यूज एक्सपेंसेज होगा। जैसे अगर सैलरी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा, बकाया सैलरी होगा, तो ये हमारे लिए किस रूप में होगा, लाइबिलिटीज़ के रूप में। नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हमने क्या किया, किसी से पैसे ले लिए, कुछ भी काम करने के लिए हम लोगों ने पैसे ले लिए, लेकिन अभी तक हमने उसका काम नहीं किया। तो जब तक काम कर नहीं देते हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों क्रिएट हुई, क्योंकि हम लोगों ने पैसे ले लिया। तो पैसे से रिलेटेड ये हो गया ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये भी क्या हो गया, लाइबिलिटीज़ हो गया। तो यानी कि लाइबिलिटीज़ समझ में आ गया कि हर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन जो कि फाइनेंस से रिलेटेड हो, पैसों से रिलेटेड हो, वो लाइबिलिटीज़ कहलाता है। क्लियर? हाँ, सबको यही फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है बैंक ओवरड्राफ्ट पे, सिर्फ करेंट अकाउंट होल्डर को ही मिलती है, और जिसका ट्रांजैक्शन अच्छा होता है और बहुत पुराना अकाउंट होता है। ये नहीं कि अगर अकाउंट खुलवाए अगले महीने में ही हम बैंक ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है 4 नंबर, इनकम अकाउंट। इनकम अकाउंट क्या है, it refers to all those receipts which are done by ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। क्या बोला जा रहा है, इट रेफर्स टू ऑल दोज रिसिप्ट्स विच आर डन बाय ट्रेडिंग एक्टिविटीज। वे सारे रिसिप्ट्स जो कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के द्वारा किए जाते हैं। जैसे हम लोग पेमेंट करते हैं बिजनेस में ना, वैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रिसिप्ट भी करते हैं। बिजनेस के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, पैसे हम लोग को मिलते भी हैं। तो कह रहा है कि वो सारे रिसीव किया हुआ अमाउंट जो कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के द्वारा रिसीव किया गया है, वो सारे रिसिप्ट्स जो कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के द्वारा किया गया है, उसे हम इनकम अकाउंट के अंदर में रखेंगे। जैसे मान लो सपोज कि कोई दुकान है, हमारी एक दुकान है सपोज, ठीक है, और हमारे दुकान पे कस्टमर आता है, बोलता है कि ये वाला कुछ प्रोडक्ट मांगता है, हम लोग उसको दे देते हैं, ये चाहिए, ठीक है। हमने उससे 1000 रुपया लिया, उसने सामान ख़रीदा मेरे से और मैंने उससे 1000 रुपया लिया, ठीक है। अब वो चला गया, जाने के बाद थोड़ी देर बाद देखा मैंने कि उस पर 500 रुपया गिरा हुआ है। अब तो वो चला गया, तो इस 500 रुपये का क्या करूँ, रख लेते हैं, ठीक है। 500 रुपया रख लिया, मुझे उस टाइम कितना मिला, 1000 और 500 रुपये गिरा मिला, यानी 1500 रुपये मिला। लेकिन क्या हम अपने अकाउंट में लिखेंगे कि 1500 का सामान बेचा? नहीं, हम क्या लिखेंगे अकाउंट में कि 1000 का सामान हमने बेचा, रिसिप्ट हुआ, गुड्स बेचकर कितना रिसिप्ट हुआ, 1000। लेकिन 500 का क्या लिखेंगे बिजनेस में कि 500 गिरा हुआ मिला? नहीं लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं ना। तो ये जो 1000 हमने रिसीव किया, ये क्या हुआ, ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू किया, यानी बिजनेस में ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ किया हमने, बिजनेस के अंदर एक्टिविटी करके किया, तो 1000 रिसीव हुआ। लेकिन ये 500 हमें गिरा हुआ मिला है, ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू नहीं हुआ,
इसे हम अपने बिजनेस के अंदर में नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, तो समझ गया कि जो बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर होता है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करके अगर जो रिसीव होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनकम अकाउंट। क्लियर? जैसे कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, proceeds from sale of goods। ओके, यानी क्या हुआ यहाँ पे, कमीशन रिसीव यानी हमें कमीशन मिला। कमीशन क्यों मिला? बिजनेस एक्टिविटीज़ करके। डिस्काउंट क्यों मिला? ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के थोड़ा बिजनेस के अंदर मिला। प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बेचकर पैसा आया। ठीक है, तो ये सब किसके अंदर आएंगे? इनकम के अंदर आएगा। ओके, नोट कर लिया जाए। लास्ट वाला भी समझ ही लीजिए, एक ही बात नोट कर। अगला है हमारा कैपिटल अकाउंट। इट इज related to proprietors of the business। जो बिजनेस के प्रोप्राइटर का अकाउंट होता है, जो बिजनेस के प्रोप्राइटर के लिए यूज होता है, जो बिजनेस के प्रोप्राइटर से रिलेटेड होता है, उसे हम कैपिटल अकाउंट के अंदर रखते हैं। जैसे कैपिटल ड्राइंग्स। ठीक है, ये हो गया। क्लियर है? तो ये 5 तरह के अकाउंट्स हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कैसे डेबिट करना है, क्या है रूल्स डेबिट करने का, क्या है रूल्स क्रेडिट करने का, कैसे है, उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोनों अकाउंट से। ठीक है, तो आज के लिए तो